देखिए अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री है जीएम का। इसमें आपको देखिए क्या, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको जीएम का, जिसके अंतर्गत आपको ये पार्ट 10 होगा, यूनिट 2 का अध्याय चैप्टर यूनिट 2 का आपको होगा। ये आपको पार्ट 10 होगा। पार्ट 10 में आपको यूनिट 2 का चैप्टर 2 होगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन होगा। इसको यहाँ पे देखिए, इसमें आपको यहाँ पर अमेरिकन डिक्लेरेशन जो आपको है, अमेरिकी डिक्लेरेशन, उसकी आपको यहाँ पर देखते हैं। देखिए कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन होने से पूर्व, देखिए कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन होने से पूर्व इसमें जो आपको कहा गया, देखिए कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन होने से पूर्व ही सरकार और नागरिकों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। मैसाचुसेट्स में, देखिए मैसाचुसेट्स में परिस्थिति गंभीर होती जा रही थी। सैमुअल एडम्स और अन्य ओजस्वी नेता जनता को इंग्लैंड के खिलाफ भड़का रहे थे। राज्य के गवर्नर जनरल गेज की बात अब कोई भी सुनता नहीं था। राज्य के गवर्नर जनरल गेज की बात अब कोई नहीं सुनता था। लेकिन इसी बीच एक क्रांतिकारी शासन का संगठन हो गया और सैनिक भी इकट्ठे होने लगे। जब गेज ने सुना कि विद्रोही बोस्टन से 18 मील दूर कॉनकॉर्ड नाम के ग्राम में सैनिक सामान जुटा रहे हैं, तो उसने इस सामान को हस्तगत करने हेतु एक टुकड़ी को भेजा। स्वयंसेवकों की टुकड़ी ने लेक्सिंगटन गांव के पास ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने का विफल प्रयास किया। इस प्रयास में 8 स्वयंसेवक मारे गए। इसकी सूचना तत्काल सभी उपनिवेशों में फैल गई। कॉनकॉर्ड से वापस लौटते अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों से टक्कर लेनी पड़ी और उनके बहुत सैनिक मारे गए। 19 अप्रैल 1775 की इस घटना स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जा सकता है। 10 मई 1775 ईस्वी को जबकि अभी कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन और लेक्सिंगटन के रक्त रंजित युद्ध का समापन भी नहीं हुआ था। फिर फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन कांग्रेस हुआ। बोस्टन के धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। समय को टॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता उपस्थित थे। इस कांग्रेस में जॉर्ज वाशिंगटन का चयन अमेरिकी सेनाध्यक्ष के रूप में किया गया। कांग्रेस के बेतानी शोषण, एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या आपको किया गया, इसमें आपको कहा गया, देखिए आपको इसमें आपको कांग्रेस का बेतानी शोषण विरुद्ध हथियार उठाने के कारणों पर प्रकाश डाला गया। समय स्पष्ट कर दिया कि गुलामी के जीवन की अपेक्षा स्वतंत्रता के प्राण देना अधिक श्रेष्ठ है। गुलामी की जीवन की अपेक्षा, देखिए गुलामी के जीवन की अपेक्षा स्वतंत्रता के लिए प्राण देना अधिक श्रेष्ठ है। यह निश्चय किया गया कि शस्त्रों का प्रयोग स्वतंत्रता की रक्षा में किया जाएगा। उपनिवेशवासी अब भी केवल ब्रिटिश संसद को ही अपना शत्रु मानते थे, लेकिन जॉर्ज III एक के बाद एक भूल करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। देखिए इस संदर्भ में एक इतिहास का टिप्पणी गौरतलब, इतिहास में से दुखद किंतु शिक्षाप्रद पृष्ठों की संख्या थोड़ी ही है जो यह प्रकट करते कि इस प्रकार मतभेद की छोटी सी खाई की चौड़ी और गहरी हो जाने पर भूल पर भूल की जाती रही। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के मतभेद की छोटी सी खाई के चौड़ी और गहरी हो जाने पर भूल की जाती रही। वास्तव उस समय बुद्धिमत्तापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण राजनीतिकता की आवश्यकता थी। हठी सम्राट जॉर्ज III और प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ में इन गुणों का नितांत अभाव था। इसलिए वे स्वाधीनता और लोकतंत्र लोगों से निपटने में समर्थ अयोग्य थे। फलस्वरूप फिलाडेल्फिया में संघर्ष अनिवार्य हो गया। देखिए यहाँ पर जो अच्छी बात आपको कहा गया कि देखिए गुलामी के जीवन की अपेक्षा स्वतंत्रता के लिए प्राण दे देना अधिक श्रेष्ठ है। देखिए अब अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, देखिए जॉर्ज III उपनिवेशों के विद्रोह को सैनिक शक्ति से दबा देने का निश्चय किया। अब उसने जर्मन सैनिक किराए पर देखिए जॉर्ज III उपनिवेशों के विद्रोह को सैनिक शक्ति दबा देने का निश्चय किया। उसने जर्मन सैनिक किराए पर मंगाकर अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। उपरंतु इस कदम समझौता असंभव और अस्वतंत्रता अनिवार्य हो गई। अमेरिकियों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में युद्ध छेड़ा। जून 1776 तक अंग्रेजी सेनाओं का पलड़ा भारी रहा। जल्दी अमेरिकी नेताओं की समझ में आया कि विदेशी सहायता आवश्यक और यह तब तक संभव नहीं है जब तक अमेरिका इंग्लैंड से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर देता। इसी का फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने 4 जुलाई 1776 को 13 बस्तियों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का अनुमोदन कर दिया।
स्वतंत्रता घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य आपको यह प्रदर्शित करना था कि जब कोई सरकार मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित करे तो जनता को ऐसी सरकार बदलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। घोषणा पत्र को बलपूर्वक यह घोषित किया गया कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं दिए हैं जिनसे उन्हें कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया, ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिनसे जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। लेकिन इस घोषणा में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि सत्ता का स्रोत जनता और दृढ़तापूर्वक यह कहा गया कि जनता को अपनी सरकार बनाने का पूर्ण अधिकार है। देखिए, घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका के उपनिवेशों पर अत्याचार के घोषणा पत्र में यह कहा था। घोषणा पत्र में कहा गया, अतः हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि समस्त उपनिवेशों के नागरिकों के नाम से विश्व के सर्वोच्च न्यायाधीश को यह निवेदन करते हैं कि अब हम स्वतंत्र राज के निवासी हैं। इसके साथ ही वे इस ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा से मुक्त हो चुके थे। उनके ब्रिटेन के मध्य अब किसी प्रकार राजनीतिक संबंध शेष नहीं रहे। अतः वे युद्ध, शांति, संधि, व्यापार एवं अन्य सभी मामलों में आधिकारिक रूप से निर्णय लेने को स्वतंत्र है। देखिए, यहाँ पर क्या, जो एक स्वतंत्र राज्य के अधिकार होते हैं। देखिए, अब क्या स्वतंत्रता की उद्घोषणा के समाचार पर फिलाडेल्फिया, बोस्टन एवं अन्य स्थानों पर जनसमूह हर्षोल्लास, बंदूक एवं तोपें चलाने एवं गिरजाघरों में घंटियां बजाने के लिए एकत्र हुए। लेकिन अमेरिका में अनेक लोग थे जिन्होंने खुशियां नहीं मनाई। वस्तु रेड इंडियन, अफ्रीकन और अमेरिकन के अन्य मूल निवासियों के लगा कि उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दासों के साथ उनके यूरोपीय मालिकों ने भी इस खुशी का अनुधावन पर और भी बुरा व्यवहार किया। लगभग 90 वर्षों के पश्चात अमेरिका में लिंकन के प्रयासों दास प्रथा का अंत हुआ। तदुपरांत उनके चेहरों पर खुशियां लौट पाई। मुख्य घटना देखिए, अंग्रेज जनरल विलियम हो ने पहली सैनिक सफलता तब प्राप्त की जब उसने फिलाडेल्फिया कांग्रेस के सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को 1776 ईस्वी में बंकर हिल की लड़ाई में पराजित किया। हो ने जल्दी ही फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया। वाशिंगटन ने अपने एक पत्र में अपनी कठिनाइयों का वर्णन करते लिखा है कि केवल कुछ सैनिकों के पास एक से अधिक कमीजें हैं। बहुतों के पास एक ही फटी पुरानी कमीज और बहुतों के पास हुआ भी नहीं। अधिकांश जवान नंगे पाँव और उनके नंगे पैरों से बहते हुए रक्त द्वारा यह पता चलाया जा सकता है कि वे किधर गए हैं। इतना ही उनके पास राशन भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थिति में युद्ध करना सरल कार्य न था। इसके अतिरिक्त सर्दी ने उसके सैनिकों को बीमार कर दिया था। अनेक सेना से भागने को विवश हुए, परंतु वाशिंगटन के समर्थक डटे रहे। यद्यपि अमेरिकियों को फिलाडेल्फिया खाली करना पड़ा था, परंतु अक्टूबर 1777 में दूसरे प्रमुख अंग्रेज जनरल बुर्गोयन को सार्टोगोवा नामक स्थान पर जॉर्ज वाशिंगटन ने घेर लिया और उसे हथियार डालने पड़े। इस पराजय ने युद्ध की दिशा ही बदल डाली। देखिए, साराटोगा में अंग्रेजों की हार का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि फ्रांस, स्पेन आदि यूरोपीय देशों को अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करने के प्रोत्साहित कर दिया। यह ज्ञातव्य है कि 1776 ईस्वी से ही फ्रांस इस युद्ध में रुचि रहा था और 7 वर्षीय युद्ध का इंग्लैंड से बदला लेने पर उतारू था। इतिहासकार ट्रेवेलियन ने इस तथ्य की पुष्टि करते लिखा है कि फ्रांस का उद्देश्य अमेरिका की सहायता करना नहीं था। उसका उद्देश्य तो ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन में सहायता देकर 7 वर्षीय युद्ध में हुई पराजय का बदला लेना था। 6 फरवरी 1778 ईस्वी को अमेरिकी बस्तियों पर फ्रांस में समझौता हो गया कि कोई भी अलग से इंग्लैंड के साथ शांति वार्ता नहीं करेगा। दूसरा, जब तक अमेरिकी बस्तियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाती युद्ध जारी रखा जाएगा। तीसरा, इस समझौते को कराने में मुख्य भूमिका बेंजामिन फ्रैंकलिन की रही। 1778 ईस्वी में फ्रांस युद्ध में कूद पड़ा। 1779 ईस्वी में स्पेन ने भी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि वह भी जिब्राल्टर वापस छीनना चाहता था। हॉलैंड ने 1780 ईस्वी में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया, क्योंकि हॉलैंड सुदूर पूर्व एशिया का दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने पांव जमाने के इंग्लैंड को अंध महासागर में फंसाए रखना चाहता था। रूस, डेनमार्क एवं स्वीडन ने भी हथियारबंद तटस्थता की घोषणा कर दी। देखिए, रूस, डेनमार्क, स्वीडन ने भी आपको हथियारबंद तटस्थता की घोषणा कर दी और यह भी इंग्लैंड के विरुद्ध ही थी। देखिए, फ्रांस में स्पेन की नौसेनाओं के युद्ध में उतरते ही युद्ध का नक्शा बदल गया। हालांकि अंग्रेज एडमिरल रोडिन अमेरिकी समुद्रों में और जॉर्ज एलियट ने जिब्राल्टर में इस दौरान अंग्रेजी मार्ग की काफ़ी रक्षा की, लेकिन अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाएं अब अंग्रेजी सेना इतनी श्रेष्ठ हो चुकी थी कि अंतर सेना अध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना,
को 19 अक्टूबर 1781 में यॉर्कटाउन में हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस यह स्मरण है कि यॉर्कटाउन की लड़ाई में फ्रांस का लाफायत साथ था और एक यॉर्कटाउन कॉर्नवालिस का पास में इस संग्राम की महत्वपूर्ण घटना थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को जब इस पराजय का पता चला तो उसने कहा, हे ईश्वर, तो अब सब कुछ समाप्त हो गया। यद्यपि नौ सैनिक युद्ध चलता रहा। फ्रांस और स्पेन इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ते रहे। अंत में 1870 में पेरिस की संधि में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। देखिए, पेरिस की संधि 3 दिसंबर 1783 देखिए इंग्लैंड ने देखिए यहाँ इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। इस नए राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका को अल्गानी पहाड़ों और मिसिसिपी नदी के बीच के अंग्रेजी क्षेत्र में सौंप दिए गए। दूसरा देखिए फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया टोबागो अफ्रीका में सेनेगाल एवं गोरिता पहाड़ में कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। तीसरा देखिए स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर में माइनॉर्का का टापू मिला। चौथा देखिए इंग्लैंड एवं हॉलैंड में युद्ध पूर्व स्थिति वापस लाई गई। पांचवा देखिए क्या नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहायो नदी के साथ साथ तय की गई। अगर देखिए कि अमेरिका का संविधान देखिए यहाँ पर क्या देखिए इस प्रकार अमेरिका स्वतंत्र हुआ। पेरिस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होते ही अमेरिकी राज्यों में आपसी मतभेद उभरने लगे, परंतु कुछ समय बाद मतभेदों को सुलझा लिया गया। 4 पृष्ठों में से देखिए 4 पृष्ठों के नवनिर्मित संविधान पर 17 सितंबर 1787 को 55 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और वह 21 जून 1788 को लागू हुआ। अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई तथा संघ पद्धति स्वीकार की गई, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संघीय और राज्य सरकारों के बीच किया गया। नए संविधान देखिए हम क्या नए संविधान में नए संविधान अमेरिका के नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए, जिनमें प्रमुख अधिकार थे भाषण प्रकाशन, प्रेस और धर्म की स्वतंत्रता, कानून के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार। नए संविधान में किसी भी व्यक्ति का कानूनी प्रक्रिया का अतिरिक्त जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित न रखे जाने की गारंटी दी गई। संविधान के अनुसार मार्च 1789 ईस्वी में नई सरकार का गठन हुआ, जिसका प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। अब क्या देखिए अंग्रेजों का सफलता कारण देखिए कि अंग्रेजों की पराजय का एक आश्चर्यजनक तथ्य था क्योंकि 7 वर्षीय युद्ध पर इंग्लैंड अजय माना जाता था और उसकी तुलना में अमेरिकी पक्ष काफ़ी कमजोर था। उपनिवेशों की स्थिति अंग्रेजों की तुलना में तुच्छ थी। इंग्लैंड विशाल साम्राज्य का स्वामी था, उसके पास एक अजय बल सेना थी, आधुनिक अस्त्र प्रशिक्षित सेना एवं अनुभवी सेनानायक थे। लगभग सभी सामरिक स्थानों पर अंग्रेज छावनियां थी। इसके विपरीत जॉर्ज वाशिंगटन की सेना बहुत छोटी थी। किसी भी समय पर जॉर्ज वाशिंगटन युद्ध भूमि पर 4000 हथियारबंद सिपाहियों से अधिक नहीं जुटा पाया था। अमेरिकियों के पास हथियार था, गोला बारूद की कमी भी थी और भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी उनके पास पहनने के वस्त्र आदि भी नहीं थे। कई अमेरिकी सैनिकों के पैर में जूते तक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड को पराजय का सामना करना पड़ा और अमेरिका को विजय से यहाँ प्राप्त हुई। कहा जाता है कि उपनिवेशों की स्वातंत्र संग्राम में विजय के 3 कारण थे, प्रकृति, फ्रांस एवं जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कोई व्यापक अथवा अनायास आंदोलन नहीं था। इसका आंदोलन बड़े दूरदर्शी व्यक्तियों ने किया था और उसका कारण अमेरिका के कुछ अत्यधिक कुशल कर्मठ व्यक्तियों ने बड़ी सावधानी और परिश्रम से किया था। यदि विद्रोह को अव्यवस्थित रूप में छोड़ दिया जाता तो वह कभी सफल न होता। सफलता का सबसे बड़ा कारण था जैसा एरन नेविहन्स एवं हेनरी एस्ट्री कैमेगोन लिखते हैं कि देशभक्तों का सुसंगठित और टोरी वफादार लोगों का अवस्थित होना। देखिए देशभक्तों का सुसंगठित और टोरी या वफादार लोगों का अव्यवस्थित होना। देखिए पर उपनिवेशों की शक्ति का गलत अनुमान देखिए इंग्लैंड की युद्ध नीति तय करने वाले अमेरिकी शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगाया। उन्होंने अपनी शक्ति पर ज़्यादा ही भरोसा था। जनरल गेज ने लंदन को भेजी गई एक रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिकी उपनिवेश को जीतने के केवल 4 रेजिमेंट पर्याप्त होंगे। देखिए दूसरा इंग्लैंड के एक वर्ग की सहानुभूति उपनिवेशों के साथ कुछ वीग नेताओं जैसे विलियम पीट, एडमंड बर्ग, चार्ल्स फॉक्स आदि की सहानुभूति अमेरिकियों के साथ थी। इसके अलावा अंग्रेज सेना के कई सिपाही अमेरिकियों के पक्ष को सही मानते थे, अतः उन्होंने भी इस युद्ध में उस भावना से काम नहीं किया जो कि आमतौर पर सैनिक दुश्मन के प्रति रखते हैं। इंग्लैंड के व्यापारी भी अमेरिका से युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं थे।
देखिए इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी देखिए, इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड से अमेरिका 3000 मील की दूरी पर स्थित था। देखिए यातायात के साधनों के अभाव से इस दूरी को अधिक और अधिक बढ़ाया गया, जिससे सैनिक सहायता पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य था। स्थिति और अधिक कठिन उस समय हो गया जब फ्रांस में स्पेन की नौसेनाओं ने अटलांटिक महासागर पर अंग्रेजी रसद रसद आपूर्ति रेखा को भंग कर दिया। अधिक स्तर पर भी अंग्रेजी सेना स्थानीय सहयोग के अभाव में काफ़ी बड़ी कठिनाई में पड़ गई। इसके अलावा युद्ध के केंद्र में भी लगभग 1000 मील के घेरे में फैले हुए थे। उपनिवेशवासी अपनी धरती की भौगोलिक स्थिति से पूर्ण परिचित थी। इस युद्ध के दौरान उन्हें किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि अंग्रेज विदेशों में लड़ रहे थे। जॉर्ज तृतीय की अकुशलता देखिए यहाँ पर क्या कुछ इतिहासकार ने जॉर्ज तृतीय को अमेरिका की क्रांति के उत्तरदायी ना मानते हुए लिखा है कि लिखा है कि समाजवादी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से यह आशा कभी नहीं की जा सकती थी कि वह समझ सके कि अमेरिका की जनता राजनीतिक दृष्टि से व्यक्त हो चुकी है, तथा वह समाजवादी ढांचे की पुनर्व्यवस्था एवं अपने अधिकारों को प्राप्त करने को सचेत। लेकिन इंग्लैंड में अपने अधिकारों को मांगने वालों का दमन करने वाले व्यक्ति से आशा कैसे की जा सकती है कि कैसे की जा सकती थी वह उपनिवेशों का अधिकार में स्वतंत्रता दे देगा। किंतु इस आधार पर जॉर्ज तृतीय को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। एक शासक होने के नाते उसे इस संघर्ष के स्वरूप को समझना चाहिए था। जॉर्ज की देखिए जॉर्ज की अलोकप्रियता एवं अधिकारियों की अयोग्यता उपनिवेशवासियों के लिए विजय सरल कर दी थी। देश का प्रभावशाली एवं शक्तिशाली शासक बनने का जॉर्ज तृतीय का स्वप्न धीरे धीरे साकार होता रहा था, परंतु इसे साकार करने के प्रयास में लगभग सभी ईमानदार एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग होते जा रहे थे। जॉर्ज तृतीय में स्थिति गंभीरता और दूसरों की योग्यता परखने की शक्ति नहीं थी। जॉर्ज तृतीय में स्थिति गंभीरता और दूसरों की योग्यता परखने की शक्ति नहीं थी। वो अपने पूर्वज जॉर्ज प्रथम तृतीय की भांति जॉर्ज पंचम एवं द्वितीय की भांति नाम मात्र का शासक नहीं रहना चाहता था। वह उपनिवेशों पर निरंकुशता से शासन करना चाहता था। देखिए यहाँ पर क्या 7 वर्षीय युद्ध का खर्च वो अमेरिका से वसूल करना चाहता था। जॉर्ज का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ एक अयोग्य व्यक्ति साबित हुआ। लॉर्ड नॉर्थ इस युद्ध में मंत्रिमंडल को साथ नहीं रख पाया। अमेरिकी मामलों के मंत्री लॉर्ड जर्मन ने इंग्लैंड में बैठे ही युद्ध संचालन करने का प्रयास किया और समय समय पर नए आदेश देकर सेनापति को क्षीण कर दिया। अब हम देखिए क्या कि देखिए जॉर्ज तृतीय में स्थिति गंभीरता और दूसरों की योग्यता परखने की शक्ति नहीं थी।